बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और मेरा साथ दे रही हैं मैं हूँ माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है जी कि आप रमज़ानुल मुबारक की जो बाबरकत सादतें हैं, रहमतें हैं, वो समेट रहे होंगे। और आज उज़ैर तीसरा रोज़ा है। बिल्कुल जी, और पहला अशरा बड़ी तेज़ी से अपनी बरकतें लुटाता हुआ गुजर रहा है। हमें एक बार फिर अपने रब की जानिब रुजू करने और अपनी रूह को पाकीज़ा बनाने का पैगाम मिल रहा है। जी बिल्कुल। और रमज़ानुल मुबारक हमें सब्र और शुक्र की उस मंजिल की तरफ ले जा रहा है जहां हम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर सिर्फ रज़ाए इलाही की जुस्तजू करते हैं। अल्लाह करे कि इस बाबरकत महीने की हर घड़ी हमारे लिए मग़फ़रत का ज़रिया बने और हमारा दस्तरख्वान अल्लाह की नेमतों से हमेशा हरा भरा रहे। नाज़रीन, 3 रमज़ानुल मुबारक की तारीख एक और हवाले से भी बहुत अहम और अकीदत भरी है, क्योंकि आज खातून जन्नत जिगरगोशा रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का यौम विसाल है। वो अजीम हस्ती जिनकी ज़िंदगी रहती दुनिया तक की ख़वातीन के लिए हया, सब्र और मिसाली किरदार का बेहतरीन नमूना। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया की रौनक़ें आरज़ी हैं और असल कामयाबी रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते और अहले बैत की मोहब्बत में हैं। आज के प्रोग्राम में हम जहां सहर अफ्तार की बात करेंगे, वहीं हम दीनी और दुनियावी मामलात को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी, रमज़ान की बरकतें चारों सू फैली तो हुई हैं, लेकिन हर साल एक बहस जो है वो सर उठाने लगती है कि नमाज इशा के बाद जो नमाज तरावी है वो शरई अहमियत क्या रखती है। तादाद 8 है या 20 है? कोई इसे फ़र्ज़ समझता है, कोई सुन्नत, तो कोई महज नफल समझता है। देखने में आया है कि अक्सर लोग थकावट या मसरूफियत का बहाना बनाकर इस बरकत से महरूम हो जाते हैं। आज हम इसी को अबहाम को दूर करने वाले हैं कि क्या 20 रकात पढ़ना ही ज़रूरी है या फिर गुंजाइश मौजूद है, शरई हैसियत क्या है। तो इस मौजू पर रहनुमाई करने के लिए है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब ने, जो हमें इस अहम फ़िक़ही मसले पर गाइड करेंगे। मुफ्ती साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर, वाज़े कीजिएगा कि 20 रकात तरावी की शरई हैसियत क्या है? क्या ये सुन्नत है या फिर महज एक मुस्ताजिब अमल है? अहले सुन्नत के यहाँ और ख़ास तौर पे फ़िक़ह हनफ़ी में 20 रकात तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्किदा की हैसियत रखती है। जिस तरह दीगर सुन्नत मुअक्किदा हैं, इसी तरीके से सुन्नत मुअक्किदा है। और इसका इख्तिसासी पहलू ये है कि ये बाजमात अदा की जाती है। आमतौर पे सुन्नत मुअक्किदा की नमाज हर इंसान अलग अलग अदा करता है, लेकिन ये बाजमात अदा की जाती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर कुरान करीम की तिलावत बाकायदा तौर पे की जा रही है और कुरान करीम की समाअत करना चाह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि बाजमात इस सुन्नत मुअक्किदा को अदा करते हुए कुरान करीम की तिलावत की समाअत की जाए। और अगर कोई ऐसा मसरूफ़ है कि वो बाजमात अदा नहीं कर पाया है, तो उसके लिए ऑप्शन ये बहरहाल मौजूद रहती है कि वो तरावी की इस 20 रकात तादाद को अकेले में 2-2 करके पढ़ ले। सही 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 जी। अच्छा मुफ्ती साहब, हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम ने चंद दिन नमाज तरावी की इमामत फरमाई, फिर रुक गए। इसकी असल वजह क्या थी? देखिए, उसकी जो बुनियादी वजह हमारे सामने आती है, जो फुक़हा ने बयान की है, मुहद्दिसीन ने इसके बारे में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसे बाजमात कुछ अयाम के लिए अदा करना और उसके बाद रुक जाना इसलिए था कि कहीं ये दर्जाए फर्जियत के ऊपर या वाजिबियत के ऊपर ना आ जाए। सही। और अगर वाजिब हो जाती तो इसका माना यह था कि ये फिर सबको नमाज की सूरत में ही वाजिब के तौर पे अदा करनी पड़ती। इसमें जो एक ऑप्शन मिलती है कि अगर कोई अलहदगी में अलग से भी पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये फिर खत्म हो जाता। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और ये इसमें सहूलत है, उम्मत के लिए इसमें बहुत सहूलत हो गई है। बिल्कुल। नईमी साहब, इजमाए सहाबा को इस्लाम में कानून का दर्जा हासिल है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा के दौर में 20 रकत पर जो इत्तफाक हुआ, उसकी क्या सनद है?
देखिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे मुबारक में जी आपने इस बात को मुस्तहसन समझा जी कि ये जो अलग अलग अदा कर रहे हैं, कोई कहीं पे अदा कर रहा है, कोई कहीं पे अदा कर रहा है, तो क्या ही अच्छा हो कि ये एक ही सूरत में अदा करें। ठीक है, मैं आपको सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि जिस तरह शब कदर है या शब बारात है, लोग नवाफिल अदा करने के लिए मस्जिद में जोक दर जोक आते हैं, तो मस्जिद में जगह खाली होती हैं, कोई आगे खड़ा होता है, कोई पीछे खड़ा होता है, कोई दाएं खड़ा होता है, कोई बाएं खड़ा होता है, और उसमें कोई तरतीब का पहलू नजर नहीं आ रहा होता जी। ठीक। तो इस तरह जमात के अदा करने से दो फायदे हैं। एक तो ये कि बाकायदा तौर पे कुरान करीम की तिलावत सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक हो जाती है जी। और माह रमजान का और जो कुरान का चोली दामन का साथ है उसमें से कुरान करीम की समाअत का मौका मिल जाता है बाकायदा तौर पे। क्योंकि जब एक शख्स अपनी अलग से इस सुन्नत मुअक्कदा को अदा करेगा तो हर शख्स हाफिज नहीं है जी, ऐसे और ना ही उसका कुरान इतना अच्छा और बेहतर है कि वो खुद अकेले में पूरे कुरान करीम की तिलावत कर ले और पूरे कुरान करीम की तिलावत से वो बहरामंद हो जाए, मुस्तफीद हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है उसके लिए। सही। फिर जब जमात के साथ पढ़ा जाता है तो फिर उसके लिए मुमकिन हो जाता है कि वो पूरे कुरान करीम की समाअत भी करता है और दूसरी तरफ उसकी 20 रकत नमाज की अदायगी भी हो जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये 20 रकत पढ़ना ही ज़रूरी है कि कुछ लोग बहाना भी करते हैं थकावट का या सुस्ती का, और अगर किसी बीमारी की वजह से भी इनकेस अगर छूट जाती है तो कम रकत भी पढ़ी जा सकती है? देखिए, जो सुन्नत मुअक्कदा है उसके बारे में ये बात हमारे सामने रखनी चाहिए कि ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा हुक्म है जिसको अदा करना है, और अगर अदा नहीं करेंगे तो अदा ना करने की वजह से गुनाह होगा। अब बीमारी है या कोई मसरूफियत है कि वो अदा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये है कि वो अकेले में खुद से पढ़ ले। जैसे एक आदमी है, वो दुकान पे काम करता है, शॉप उसकी है, और उसकी शॉप क्लोज करते करते भी रात के 10 बज जाते हैं कि टाइम निकल गया। अब टाइम निकल गया तो वो ये ना करे कि वो छोड़ दे इसको, बल्कि वो ये करे कि जब वो घर में पहुंचे तो घर में पहुंचने के बाद इशा की नमाज पढ़े और उसके बाद तरावी की ये नमाज को अदा कर ले। इसी तरह अगर बीमार है और वो बैठ के पढ़ सकता है, सहूलत है ना उसके पास बैठ के पढ़ने की, तो फिर वो बैठ के आसानी के साथ, सहूलत के साथ अपनी तरावी की नमाज को अदा करते हैं। ठीक। नईमी साहब, कुछ लोग जो है वो 8 रकात पर भी इत्तफाक करते हैं। ये भी एक डिबेट होती है कि 20 जो हैं वो अगर आप पढ़ लें तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप 8 पढ़ लें तो ये ठीक है। ये जो मसला है इस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए, अहले सुन्नत के यहाँ जो 8 रकत हैं वो तरावी के नहीं हैं, वो तहज्जुद के हैं। सही। और तहज्जुद की जो नमाज है वो भी रात में ही अदा की जाती है। तो ये एक तरह का इश्तिबाह सा पैदा हो गया है कि जो रात, जिसे हम सलातुल लैल कहते हैं, वो सलातुल लैल 20 रकत है या 8 रकत है। जो तरावीह की नमाज है ये 20 रकत बनती है और जो 8 रकत है वो तहज्जुद की नमाज है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अक्ली दलील देता हूँ। देखें, आपने जो नमाज के बारे में पूछा है तो आपने इसका नाम लिया है नमाज तरावी। जो लफ्ज तरावी है ये जमा है तरवीहतुन की, और तरवीहतुन कहते हैं उस बैठने के अमल को जो 4 रकत नमाज पढ़ने के बाद तरावी में हम बैठते हैं। और ये जो जमा का इतलाक होता है ये अरबी जबान में 3 या 3 से ज़ायद पर होता है, यानी इस तरह का बैठना जो 3 दफा में होगा या 3 दफा से ज़ायद में होगा। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम 20 रकत नमाज तरावी की अदा करेंगे, क्योंकि 8 रकत जब हमने नमाज अदा की तो 8 रकत में हमारा बैठना सिर्फ दरमियान में 1 दफा होगा। 1 दफा के ऊपर जमा का इतलाक नहीं होता है, 2 दफा पे जमा का इतलाक नहीं होगा। जमा का इतलाक होता है कम से कम 3 दफा के ऊपर।
सही। तो 3 दफा के ऊपर होगा तो कम से कम ये 12 रकते बनेंगी। अब 12 रकते तो नमाज तरावी की है ही नहीं, तो वो फिर साबित यही होता है कि ये 20 रकत नमाज बनती है। और ये बहुत लॉजिकल आर्गुमेंट है जी। तरावी के नमाज के लिए। सही। अच्छा नईमी साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वक्फे वक्फे से भी पढ़ी जा सकती हैं, तो क्या ऐसी कोई चीज़ है या इस तरह का तरीका जायज़ है? सहरी तक लोग अगर पढ़ सके, कोई पढ़ना चाहे तो? देखिए, 4 रकत नमाज पढ़ के आप वक्फा करें, ठीक। 15 मिनट का वक्फा कर लें, आप कुरान करीम की तिलावत कर लें, उसके बाद फिर 4 रकत नमाज पढ़ लें, फिर 15 मिनट का वक्फा कर लें, फिर 4 पढ़ लें, फिर 15 मिनट का वक्फा कर लें। आप इस तरह वक्फा करके भी नमाज पढ़ सकती हैं। तरावी की नमाज है, आपने 20 रकत पढ़नी है, तो ये बगैर तसलसल के आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी वक्फे के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हरज कोई नहीं है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा नईमी साहब, ख़वातीन के हवाले से बताइएगा कि उनके लिए अलग से पढ़ना अफजल है या क्या अहकामात हैं दीन में कि वो भी बाजमात अदा करें, क्योंकि कुछ जगहों पर यह एहतमाम किया जाता है? देखिए, मैं तो इस पॉइंट पर हूँ कि चूंकि एक तो ये कि रात का वक्त होता है, जी। रात के वक्त में बेहतर ये है कि वो अपने घरों में ही इसे अलग-अलग अदा करें। दुरुस्त। लेकिन अगर वो अपने महरम के साथ, अपने घर वालों के साथ, आसानी के साथ किसी ऐसी मस्जिद में जहाँ पे ख़वातीन के लिए बाकायदा तौर पे अलग से एहतमाम है तरावी की नमाज का इमाम के पीछे, जैसे एक कमरा अलग से मुतय्यन कर दिया जाता है ख़वातीन के लिए जी। या अपर पोर्शन ख़वातीन के लिए मुतय्यन कर दिया गया कि वो अपने महरम के साथ आएं, महरम के साथ वापस जाएं और उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े आने जाने में। तो फिर उनके लिए बेहतर ये है कि वो बाजमात नमाज तरावी मस्जिद में ही अदा करें। बहुत शुक्रिया राग़िब नईमी साहिब आपके वक्त का, और शुकूक व शुबहात अगर किसी को थे तरावी को लेकर तो वो भी दूर हो गए, और ख़वातीन के हवाले से भी जी जो तरावी के बारे में बहुत सवालात होते थे और अक्सर हम देखते भी थे, तनकीद भी की जाती थी ख़वातीन के हवाले से, तो उनके लिए भी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। जहाँ पे मुनासिब माहौल है वहाँ पर अदा की जा सकती है। और वैसे भी माह रमज़ान जो है वो हमें बहुत सारे मौके दे रहा होता है रहमतें, बरकतें, सवाब को समेटने का। तो हमें चाहिए कि हम जो तरावी की नेमत है हम इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हों और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब जो है हम कमा सकें, इबादत कर सकें अल्लाह ताला के हुजूर, और अपनी मसरूफियात को हम इस तरह से प्लान करें कि हम नमाज तरावी जो है वो भी बड़ी आसानी से अदा कर सकें। और नाज़रीन, रमज़ान की बरकतें समेटते हुए जब हम सहर से इफ्तार तक के रूहानी सफ़र में निकलते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो खामोशी से कई तब्दीलियों से गुजर रहा होता है। आपने कभी क्या गौर किया है कि इफ्तार की मेज़ पर लजीज़ पकवान हों, तरोताज़ा कर देने वाले मशरूबात हों, लेकिन जैसे ही हम पहला लुकमा लेते हैं चंद लम्हों बाद जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे मौसम बदल गया हो और हमें सर्दी महसूस होने लगती है। तो हम अक्सर इसे महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज भी कर देते हैं, शायद थोड़ी देर के लिए कंबल ओढ़ लेते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एहसास है या हमारे जिस्म का कोई खुफिया पैगाम है? ये तजस्सुस हर उस रोज़ेदार के दिल में होता है जो इस कैफियत से गुजर रहा होता है। उज़ैर, बिल्कुल जी, और दिलचस्प बात यह कि इसके पीछे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म का एक सादा सा दिफाई निज़ाम छुपा हुआ है। जब हम 13 से 14 घंटे का तवील रोज़ा रखते हैं तो हमारे खून में शुगर की सतह कम हो जाती है, जिससे जिस्म ठंड के खिलाफ ज़्यादा हसास हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि रमज़ान में हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है ताकि वो जिस्मानी तवानाई को बचा सके, और जब हम इफ्तार करते हैं तो जिस्मानी दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली आती है। अगर आपको भी इफ्तार के बाद अक्सर सर्दी लगती है तो ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म को शायद मज़ीद तवानाई या कैलोरीज की ज़रूरत है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस अपनी इफ्तारी को मुतवाज़न बनाएं और जिस्म को वो आप फ्यूल दें जिसका वो आपसे तकाजा कर रहा है, और ये कैफियत होना आम सी बात है। और यकीनन आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि ये कैफियत कहीं किसी बीमारी का या किसी मसले की निशानी तो नहीं है। बिल्कुल, खुराक अपनी ठीक है। और रमज़ान जहाँ पर सब्र और इस्हार का महीना है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ारों में कुछ और तमाशा सा भी लग जाता है। कीमतों में कमी की बजाय उनमें इजाफा कर दिया जाता है और बेपनाह इजाफा होता है। ताज़ा इजाफा अगर हम देखें तो गोश्त की कीमतों में देखने में आ रहा है, जहां 200 रुपए तक जो गोश्त की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं।
जी, और हम देखें बीफ 1500 रुपये और मटन 2500 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे सूरत हाल जानेंगे जी कि लिस्टें आवेज़ा की गई हैं, कीमतें क्या हैं। कराची का सबसे पहले जी, रुख कर लेते हैं। आसिफ अली सैयद फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आसिफ, हमें बताइएगा कि कसाब मार्केट्स में बीफ और मटन के सरकारी नर्ख क्या हैं और गाहकों को किस रेट पर दस्तयाब हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बंस रोड पर मौजूद हैं और ये काफ़ी मशहूर मार्केट है कराची की, और इस वक्त बंस रोड की जो गोश्त गली है हम वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम अभी आए थे तो हमने यहाँ रेट मालूम किए हैं। पहले मैं आपको सरकारी रेट बता दूँ जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किए जाते हैं। हमारे हाथ में लिस्ट है उनकी। इसमें जो गाय का गोश्त है हड्डी वाला वो 1000 रुपये किलो के हिसाब से इसमें लिखा है, जबकि गाय का गोश्त बगैर हड्डी वाला 1300 रुपये किलो के हिसाब से। अब बछिया का गोश्त हड्डी वाला इस लिस्ट के मुताबिक 1300 रुपये है, जबकि बछियाई का गोश्त बगैर हड्डी वाला जो है वो 1600 रुपये में इस लिस्ट के मुताबिक है। और जो बकरे का जो गोश्त है वो 2200 रुपये कमिश्नर कराची की जानिब से जो नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर दुकानदारों से बात की और ख़रीदारों से बात की तो दुकानदारों का ये कहना है कि जो हड्डी वाला गोश्त है बछिया का वो है तो 1300 रुपये, लेकिन जब लोग अपनी पसंद से और जो मुख्तलिफ ख़ास मकामात से गाय के रान का गोश्त या दस्ती का गोश्त अगर निकलवाते हैं और साफ़ गोश्त निकलवाते हैं तो उसके वजह से उनको 1500 रुपये किलो तक भी हड्डी वाला गोश्त मिलता है, जबकि बग़ैर हड्डी वाला गोश्त जो है वो 1800 रुपये और 1700 रुपये तक भी यहाँ पर मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से हम बकरे के गोश्त की अगर हम बात करें तो 2200 रुपये किलो बकरे का गोश्त है, लेकिन यहाँ पर दुकानों पे हमने देखा कि 2800 रुपये, 2500 रुपये और 2600 रुपये किलो में यहाँ पर बकरे का गोश्त दस्तियाब है। जिसकी वजह हमने जब उन दुकानदारों से मालूम करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि गोश्त बकरे का ख़ास तौर पे जो है वो एक्सपोर्ट होता है बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से यहाँ पर बकरे दस्तियाब नहीं होते बआसानी। और एक्सपोर्ट का उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क के अलावा अब यहाँ से सिंध से जो है बड़ी तादाद में पंजाब और पेशावर की तरफ भी जो है बकरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे महंगे मिलते हैं। पेशावर का आपने जिक्र किया, आसिफ पेशावर ही चलते हैं, शाहिद खान से पूछ लेते हैं। शाहिद, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गोश्त अवेलेबल भी है जैसे कि आसिफ भी बता रहे हैं कि पेशावर चला जाता है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जाए तो इस वक्त पेशावर के जो रेट्स है वो जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो जारी किए गए हैं नरखनामा, उस पर आपको पेशावर में कहीं पर भी गोश्त नहीं मिलेगा, गोश्त हो या दीगर अशिया हो। अगर हम बात करते हैं जो सरकारी नरखनामा जारी हुआ है तो उसमें जो बैल वाला गोश्त है या गाय का जो गोश्त है उसकी कीमत 1050 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन आपको पूरे पेशावर में कहीं पर भी 1000 या 1100 रुपये का भी गोश्त नहीं मिलेगा। कहीं पर 1200 है तो कहीं पर 1500 तक भी जो है गोश्त दस्तियाब है। भैंस की गोश्त की कीमत जो है वो रखी गई है 900 रुपये सरकार की जानिब से, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर 900 रुपये पे वो नहीं मिलेगी और वही गोश्त आपको जो है वो 1200 से 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर मुयसर होंगी। छोटा गोश्त जो है वैसे भी रमज़ान में पेशावरी जो है वो छोटा गोश्त इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद भी कीमत जो जारी हुई है सरकार जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से वो 2100 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन पूरे पेशावर में जिस तरह के दीगर जो गोश्त है वो उस रेट के हिसाब से नहीं मिले, तो उसी तरह जो छोटा गोश्त है वो भी आपको कहीं पर 2100 रुपये का नहीं मिलेगा। आपको जब ये मिलेगा तो 2300 से लेकर 2500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर दस्तियाब है। इसी तरह कीमा जो है, कीमा चूँकि पेशावरी जो है वो हर चीज़ में हर सब्ज़ी में कीमा जो है वो शामिल करते हैं, लेकिन इस मरतबा जो कीमे की कीमत है वो भी 1500 रुपये और 1500 रुपये से ज़ायद की किलो मुख्तलिफ मकामात पर जो है फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर ये जिक्र करना लाजमी है। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से आसिफ से जान लेते हैं। आसिफ, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से क्या कोई कोशिशें की जा रही हैं कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, और जो कसाब हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? साथ ही साथ हमें चिकन के हवाले से भी बता दें कि उसकी क्या कीमत है कराची में? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कराची में तो कुछ मुहिमात कुछ इलाकों में नज़र आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से यहाँ पर कीमतों पे कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर किसी तरह से यहाँ पर कोई टीमें ऐसी दिखाई नहीं देती। और लोग यही शिकायत करते हैं कि जब रमज़ान आता है तो उसकी जो अशियाए ज़रूरत होती हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में जो कीमतें होती हैं वो एकदम से दुगनी हो जाती हैं यहाँ पे हर चीज़ की। गोश्त के कीमतों का भी यही हाल है, जबकि मुर्गी की कीमत जो है वो भी कम थी रमज़ान शुरू होने से पहले, कहीं पे 350 और कहीं पे 400 रुपये किलो भी गोश्त मिल रहा था, लेकिन अब वही मुर्गी का गोश्त जो है वो 500 रुपये से भी तजावुज़ कर चुका है।
तो चाहे मुर्गी का गोश्त हो, चाहे गाय का हो, चाहे बछिया का हो, चाहे बकरे का गोश्त हो, और तमाम किस्म के जो गोश्त है उसमें कीमतों में इजाफा हो गया। जबकि जो दुकानदार हैं उनका ख़ास तौर पे जो बकरे के जो कारोबार करने वाले हैं, जो बकरे का गोश्त फ़रोख्त करने वाले हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें जो महंगा मिलेगा, जब अगर 2400 रुपये में उनको पड़ता है किलो के हिसाब से गोश्त, तो वो 2200 रुपये में जो सरकारी रेट है उसमें वो नहीं फ़रोख्त कर सकते। इसी तरह से गाय का जो गोश्त है उसके जो काम करने वाले हैं उनका भी यही कहना है कि जब हमें गोश्त सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको ही महंगा मिलेगा तो फिर वो जो सरकारी निर्ख हैं उस पर किस तरह सही। से फ़रोख्त कर आसिफ, सकते हैं। आपकी जानिब भी आएंगे। शाहिद, आप बताइएगा कि इंतज़ामिया कहाँ है और ये निर्ख जो हैं रमज़ान के दौरान ही क्यों बढ़ जाते हैं? इंतज़ामिया इस हवाले से मुतहरिक क्यों नहीं है? जी, इंतज़ामिया की अगर हम बात करते हैं तो इंतज़ामिया की जानिब से एक शिकायत डिस्क जो है मुख्तलिफ बाज़ारों में कायम किया गया है, और अगर उस जो शिकायत डिस्क है उसको सेंटर का नाम चूँकि दिया गया है, तो उस सेंटर में 3 बंदों ने जो लाजमी बैठना होता है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो नुमाइंदा होता है, एक पटवारी और एक विलेज काउंसिल सेक्रेटरी। लेकिन ये तीनों आपको कहीं पर भी जो सेंटर है उसमें इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। और उसके जो नुमाइंदे, उससे जब हमारी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ शिकायत दर्ज करते हैं, उसके बाद उनको कोई पता नहीं होता कि उस पर अमल दरामद होता है या नहीं। हम यहाँ पर अगर पेशावर के डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की अगर हम बात करते हैं तो पेशावर की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो फेसबुक पे तो उनकी मुतअद्दिद इलाकों में बिल्कुल ठीक है, इंतज़ामिया जो है वो गायब है और साहबों के रहमो करम पर आवाम को छोड़ दिया गया है। कराची में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है, पेशावर में भी सूरत हाल यही है कि मनमानी कीमत पर जो गोश्त है वो बेचा जा रहा है। और माह रमज़ान के अंदर आपको पता है अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए लोगों को जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, गोश्त की ज़रूरत होती है, तो उस पर जनाब कीमतें जो हैं वो बेपनाह उनमें इजाफा कर दिया गया है कि शहरी वो खरीदने से ही कतरा रहे हैं। ये सूरत हाल रमज़ान में समझ नहीं आती है कि चीज़ों की कीमतों में क्यों इजाफा हो जाता है। दीगर ममालिक में अगर हम देखें तो चीज़ें सस्ती होती हैं, सहूलतें फराहम की जाती हैं, और यहाँ ये है कि जैसे ही रमज़ान आता है इसका फ़ायदा उठाया जाता है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो आवाम को कुछ, इंतज़ामिया को कुछ सोचना चाहिए आवाम के लिए भी। अभी हम ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा किचन सेगमेंट इफ्तार पकवान। देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो इफ्तार और मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद। सुनो इफ्तार में हम आपको सिखाते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़, और ये रेसिपीज़ बढ़ाती हैं आपके इफ्तार के दस्तरखान की शान। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारी शेफ अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत ठीक, खुशबाश। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और जब मैं अपने, वो कहते हैं ना कि आपको एक चीज़, आपका काम, आपका पैशन जब होता है तो आप उसको एंजॉय करते हो। मैं जब अपने सेट पे स्टेप इन करती हूँ ना तो मेरे में एक एनर्जी आ जाती है। और मुझे लगता है रमज़ान में ना कुकिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल, आपको ज़्यादा दिल करता है कि आप जो नई नई रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करें। और हमारे इस सेगमेंट का मकसद ये है कि जो देखने वाले हैं ना उनके लिए मज़े मज़े की और हेल्दी रेसिपीज़ हम लेकर आए। तो आज अनम क्या है? बिल्कुल, आज की रेसिपी जो है वो बड़ी ही मतलब कि डिनर बेस्ड रेसिपी है या लंच बेस्ड रेसिपी है। मतलब हैवी रेसिपी, हैवी रेसिपी है। आज हम बेसिकली सेब्रोसो की रेसिपी को कवर करेंगे और उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ते। और मलाई कोफ्ते जो है वो, अच्छा, मतलब आज अगर सेब्रोसो है तो मतलब फटाफट बनने वाला सब कुछ, फटाफट बनने वाला सीन है। और प्लस ये हो सकता है कि आप जो है इसको खा सकते हैं राइस के साथ भी, वाइट राइस के साथ भी, और चपाती के साथ भी, मतलब कि घर की रोटी या तंदूर की रोटी के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बड़े मजेदार बनने वाले, तो बता दें, और इजी, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनेगी। और वो लोग जिनको बहुत माइल्ड खाना पसंद है उनके लिए ये रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त है। और आपको पता है सबरोसो के जब आपके पास कोफ्ता हो और उसके बाद आपने एक तरह ग्रेवी रेडी करनी है, उसमें सबरोसो के कोफ्ता ऐड करने हैं और आपने फिर उसको एंजॉय करना है। चलिए हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना पैन रखेंगे, और पैन रखने के बाद जो सबसे मैंडेटरी चीज़ है डालडा कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि जहां मांग था वही डालडा। अच्छा, एक चीज़ है कि हम इसमें डालडा का जो है घी भी ऐड कर सकते हैं। घी हो या ऑयल तो बेहतरीन रेसिपी बनती है, तो हम ऑयल ऐड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो हम इसके अंदर डालडा का कनोला ऑयल यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वही आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप इसमें जो है कुकिंग ऑयल या फिर जो घी है इनका डालडा घी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा ऑयल कम ही डालेंगे, तकरीबन 1/3 कप के करीब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसमें जो है ग्रेजुअली जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी उससे भी थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट आएगा। तो आपने उस हिसाब से जो है थोड़ा सा जो है घी पे हाथ या ऑयल पे हाथ थोड़ा हल्का ही कम यूज़ करना है। बिल्कुल। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर लेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। और उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे
अनियंस इसके अंदर हम चॉप्ड फॉर्म में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड फॉर्म में इसलिए होता है मलाई मीन्स के टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की ऐसा होता है कि मतलब जो अनियन की कटिंग है वो टेस्ट में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आज हम लोग किसी और शेप में अनियन ऐड कर रहे हैं बिल्कुल, तो टेस्ट डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम डालेंगे सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तकरीबन हम इसके अंदर एक बड़े साइज का प्याज जो है उसको डालकर अच्छी तरीके, अब यहाँ पे जो काम है वो सारा है भुनाई का। जितनी अच्छी क्योंकि पाकिस्तानी खाना है और भुनाई जो है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर भुनाई आपके खाने की अच्छी नहीं हुई होगी तो आपके खाने का बिल्कुल भी टेस्ट प्रोफाइल नहीं आएगा। अब ये जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर, तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, साथ में इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चाहे तो ब्लैक पेपर ऐड कर लें या वाइट पेपर ऐड कर लें, दोनों का ऑप्शन है आपके पास। ब्लैक पेपर डालेंगे तो कम डलेगी, वाइट पेपर डालेंगे तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि उससे कलर आपकी जो सालन का है वो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से जैसे ही शुरू हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा, और मेन इंग्रेडिएंट जो कहते हैं जी, की इंग्रेडिएंट इस ग्रेवी का जो है वो है जी योगर्ट और क्रीम। इसी से ही बेसिकली आपकी जो मलाई कोफ्ते की एक जो मलाई वाली वाइब आपको मिलेगी वो इसी के साथ ही मिलेगी जब आप ये ऐड इसके अंदर करेंगे। और जब लास्टली हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे तो हम इसको बिल्कुल भी जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे, 1 से 2 मिनट का सिर्फ स्टर देंगे और आपके जो है मलाई कोफ्ता अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अब जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं तो हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं थोड़े से मसाले। यहाँ से मैं एक स्पून ले लेती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें जाएगा सॉल्ट, नमक, पेस्ट, हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत, जैसे आपको पसंद हो जितना उस हिसाब से। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम पहले ऐड करेंगे भरकर, ताकि जो है उसका फ्लेवर अगर हमें और ज़रूरत होगी तो फिर हम और बाद में ऐड कर सकते हैं। और ये इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, साथ में ये जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ज़ीरा पाउडर का इसमें बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है। आप चाहें तो डायरेक्टली ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मगर रोस्टेड का बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आएगा। साथ में इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें। अब इसके अंदर ऐड के बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, वैसे, और बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें। हल्के हल्के से मसाले रखेंगे, ज़्यादा जो है हम इसके अंदर मसाले नहीं ऐड करेंगे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। ज़्यादा स्पाइसी मलाई कोफ्ता जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बड़ा ही माइल्ड फ्लेवर का होता है। तो प्याज हमारे जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो रेडी है। हाँ, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो इसमें हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे जिंजर का और 1 टीस्पून भर के डालेंगे गार्लिक का। अब जैसे तो मजीद इसको भूनेंगे हम। हाँ, थोड़ा सा आप लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म करेंगे। पाकिस्तानी खाना ऑल ओवर जो है वो सिर्फ है ही बुनाई के ऊपर, तो ये बुनाई और स्पाइस। और वही जैसे आपने बात की है कि टेक्निक्स कि कौन सी चीज़ आपने कैसे डाली है, कब डालनी है और कितनी डालनी है। टमाटर आपने चॉप करके डाले हैं, आपने ग्राइंड करके डाले हैं, उस सब का जो है एंटायर आपकी ग्रेवी की लुक और फ्लेवर दोनों चेंज हो जाता है। तो ये हो गया है तकरीबन भुनाई हमारी मसाले की अच्छी सी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट, दही। बिल्कुल, दही ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट का। अगर किसी को दही नहीं पसंद अनम तो वो टमाटर इस्तेमाल कर सकता है, या जो फ्लेवर दही से आएगा वो दही से ही आएगा। और वाइट आपको जो शक्ल चाहिए होती है ना, ओके, जो वाइट ग्रेवी चाहिए वो दही से आएगी, वो आपको उसी से ही दही से मिलेगी, क्योंकि वो आपको टमाटर अगर आप डालेंगे तो वो फिर आपकी जो है रेड ग्रेवी की साइड पे जो है। कुछ लोग होते हैं वो दही दूध नहीं पी सकते, उनको कुछ इश्यूज होते हैं, लैक्टो लोग होते हैं, उनको फिर उनके लिए डिश है कि नहीं? उनके लिए फिर ये है कि वो लैक्टो फ्री जो है आजकल मार्केट में अवेलेबल है, योगर्ट भी और मिल्क भी, तो वो यूज़ करें और उससे बनाएं रेसिपी। नहीं तो वो फिर जो है वो डायरेक्ट, या सिर्फ दही की जगह हम क्रीम यूज़ करें। हाँ, फिर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़े सा खटास का एलिमेंट आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, और हम लेमन जूस ऐड करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे लेमन जूस ऐड। अब आप जो है मुझे प्लीज़ अगर कोफ्ते दे दें। बिल्कुल, तो ये कोफ्ते डालेंगे हम। सैब्रोसो के ये कोफ्ते हैं, चिकन कोफ्ता, और ये बनेंगे फटाफट। हाँ जी, और इसमें डाल के अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम ऐड करेंगे जो फटाफट तैयार होते हैं सैब्रोसो के
चिकन कोफ्ता। बिल्कुल, सबरोसो के जो है चिकन कोफ्ता इसमें जाएंगे। अब ये ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें जाएंगे ये मज़ेदार से जो है सबरोसो के कोफ्ते जाने के बाद खुशबू में इजाफा हो गया, खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट एक चीज़ पता है क्या है, वो ये है कि आप इसको जो है फ्रीज कर, आपकी ये फ्रीज आइटम पड़े, आपके घर पे कोई मेहमान आ गया तो सडन आपने फटाफट अपने सबरोसो के कोफ्ते निकाले और निकाल बहुत ऐसा होता है कि कुकिंग के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर आपके पास सबरोसो की चीज़ें हैं तो यकीनन आप फटाफट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो पकोड़े हो, समोसे हो या फिर चिकन कोफ्ता। बिल्कुल। तो कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे सबसे पहले लेमन जूस। लेमन क्रीम के साथ हम लेमन जूस नहीं डाल सकते क्योंकि क्रीम का जो है पहले लेमन जूस एंड देन क्रीम। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे एक खटास का एलिमेंट देने के लिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक 1/3 टीस्पून से भी चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप मेथी भी, हाँ कसूरी मेथी आप अच्छा इस्तेमाल फ्लेवर कर सकते आएगा। हैं। आप वही करें, ज़्यादा बेहतर है, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छा करेंगे, मिक्स करेंगे, स्टर कर लेते हैं। और स्टर करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। अब यहाँ पे अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी डालें और इसकी ग्रेवी जो है आप एक्स्ट्रा कर लें। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप पानी डाल रही हैं कि नहीं? मैं नहीं डाल रही बिल्कुल। हम इसको जो है बस और 1-8 मिनट कुक करेंगे। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन ½ कप के करीब जो है क्रीम ऐड करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे। और उसके बाद हमारी डिश रेडी है। उसके बाद हम गार्निश करेंगे। उसके बाद सिर्फ हम गार्निश करेंगे जो कि है हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ हम इसकी गार्निश करेंगे। तो हमारे मलाई कोफ्ता जो है वो ऑलमोस्ट हो गया रेडी। अच्छा, मुझे लगता है मलाई कोफ्ता ना आप सहरी में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ। बिल्कुल, उसमें भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी। ये बड़ा अच्छा जन्नत ने एक ऑप्शन दे दिया आपको कि आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं सहर और सहरी में। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पराठा ही खाते हैं और उनके साथ उनको ग्रेवी चाहिए होती है, तो बहुत टेस्टी ग्रेवी लग रही है। तो मुझे लगता है सहरी वाली ऑप्शन ज़रा बेहतर है। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे करेंगे, फ्लेम हम कम कर देंगे ताकि जो थोड़ा सिमर हो जाए। और मीनवाइल जो है मैं कटिंग कर लूँगी ताकि जो है हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसके अंदर डाल सके। तो गार्निश करने के लिए हम धनिया यूज़ करेंगे और हरी मिर्चें। आप चाहें तो जूलियन भी, जो अदरक है उसको जूलियन कट करके भी डाल सकते हो, उसका भी बड़ा अच्छा सा जो है इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और साथ में ग्रीन अनियंस का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं यही आपको, अच्छा इस टाइम में आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप इसके अंदर अनियंस के क्यूब्स कट डाल सकते हैं, साथ में आप इसके अंदर जो है कैप्सिकम के क्यूब्स कट डाल सकते हैं। तो अगर आप वेजीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर जरूर ऐड, ये ऑप्शनल है कि अगर आप कोई भी वेजिटेबल ऐड करना चाह रहे हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप शिमला मिर्च ऐड करें। बिल्कुल, शिमला मिर्च ऐड कर लें जैसे आपको बेहतर लगता है। तो ग्रेवी हमारी रेडी हो रही है और अनम जो है वो कटिंग करेंगी गार्निश करने के लिए। तो ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको एक करशी जामे शीरी से बनी अच्छी सी एक रेसिपी सिखाएंगे। तो वापस आइएगा। ब्रेक के बाद आपको इफ्तार पकवान में मैं वेलकम कहती हूँ। डिश हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब गार्निश करेंगी आप। बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, ग्रीन अनियन डालेंगे और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। अच्छा, आप यहाँ पर जो है जो उसको फाइनली चॉप करके अदरक को भी डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आएगा। मेरे ख्याल है अब तो अफ्तार के टाइम फटाफट रोटियाँ मंगवाई जाए ताकि जो है फिर ये मलाई कोफ्ते खाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी डिश एक ऐसी डिश है जिसको जो है गरम गरम अगर आप सर्व करें तो उसका जो है बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, और राइस के साथ भी खा सकते हैं, और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल, राइस के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो बेसिकली आज प्लेटिंग करेंगे अब। हाँ जी, सबरोसो के हमने बनाए हैं आज मलाई कोफ्ते। और आप इस कोफ्तों के साथ जो है, ये तो अभी एक रेसिपी है, लेकिन हम इसके इन्हीं कोफ्तों के साथ मिलियंस ऑफ रेसिपीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक आपको सबरोसो ने बड़ा ही अच्छा ऑप्शन, और वो कहते हैं ना पैकेज दिया है कि जब कुछ दिल करे खाने का तो आपकी 1 क्लिक के ऊपर हो वो। तो ये आ गया जी। और इस पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी ऑन साइड हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चिली। थोड़ा एक और कोफ्ता हो जाए ज़रा। तो ये आ गया हमारा कोफ्ता और ये आ गई ग्रीन चिलीज और ये हमारी रेसिपी जो है रेडी एक हो गई है।
रेडी। और अब हम जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है जी कशी जामे शीरी की। आज ड्रिंक नहीं बनाएंगे हम। अच्छा, तो क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे एक स्पेशल कशी जामे शीरी की, बेसिकली एक योगर्ट बेस्ड रेसिपी हम रेडी करेंगे। तो वो फिर मैं भी आपको सिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं, उसके लिए मुझे उधर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप आएँ। करशी जामे शीरी जो कि बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट है। तो अनम, आप क्या बनाने जा रही हैं? बिल्कुल, आज की जो रेसिपी है वो कशी जामे शीरी की, वो बहुत ही अच्छी और यूनिक किस्म की रेसिपी है, जिसको आप ख़ास तौर पे सहर के टाइम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही लाइटर नोट के ऊपर कोई सहरी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कशी जामे शीरी की हम योगर्ट बनाने लगे हैं। तो ये योगर्ट जो है हम ले लेंगे, तकरीबन ½ kg योगर्ट है। इस योगर्ट को अगर आप टेट्रा पैक वाली लेंगे तो ज़्यादा अच्छा और हेल्दी ऑप्शन जो है वो, और आप कहते हैं और सेफर साइड भी होती है, प्रिजर्व्ड होती है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अदर देन अगर आपको कूंडे वाला दही पसंद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले थोड़ा सा योगर्ट को कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से बीट कर लें ताकि वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बेसिकली हम ये बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी बेस्ड, और इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे, इसमें जाएगी जेली, और साथ में जो कहते हैं ना शो स्टॉपर है वो हमारा कशी जामे शीरी है, वो इसमें जाएगा। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट भी ऐड करना चाहे तो कर ले। और यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं आप। इसमें आप चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, इसमें हर तरह के आप सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स हैं। एक हेल्दी आपकी रेसिपी बन जाएगी। और करशी जामे शीरी की अगर मैं बात करूं तो पानी का एक भी खतरा नहीं है इसमें। बिल्कुल 100% अरकियात इसमें शामिल हैं और हेल्दी है। तो मैं बिल्कुल ये आपको दूंगी ताकि आप अच्छी सी और मज़े वाली रेसिपी बना दें। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर तकरीबन कंडेंस मिल्क डालेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क के, क्योंकि कंडेंस मिल्क अपने आप में बहुत मीठा है, और कशी जामे शीरी जो है वो भी उसका भी जो हो मीठा का स्वीटनेस लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने बड़ा बैलेंस करके इसमें ऐड करना है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कशी जामे शीरी। और कशी जामे शीरी से एक और चीज़ होगी कि बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत सा जो है आपकी योगर्ट का कलर भी आ जाएगा। तो ख़ास तौर पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेसिपी बड़ी ऑथेंटिक और कहते हैं ना कि आई अपीलिंग है। बिल्कुल मज़ेदार, और बच्चे पसंद करेंगे, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएगी। और बहुत रेड रेड ना, करशी जामे शीरी भी रेड है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी भी रेड है, जेली भी रेड है। बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी जेली, स्ट्रॉबेरी जेली ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी जेली के चंक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम रखेंगे ऊपर गार्निश के लिए। अच्छी तरीके से हल्के हाथ से इसको सिर्फ फोल्ड करेंगे ताकि जो है आपकी स्ट्रॉबेरीज़ के जो स्ट्रॉबेरी जेली है उसके चंक्स जो हैं अच्छी तरीके से रहे, तब जब आप उसको खाएं तो आप उसकी हर बाइट को एंजॉय कर सकें। तो अब अगर आप मुझे वहाँ से मेरा बाउल दे दें वाइट वाला। बिल्कुल। और हम उसमें अब इसकी करते हैं प्लेटिंग करेंगे जी। इसके अंदर हम प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने से पहले इनफैक्ट कैसे कर लेती हूँ कि हम थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज को कर लेते हैं कट, चॉप कर लेते हैं, हम इसको स्लाइसेस फॉर्म में कट करेंगे ताकि जो है हमें प्रेजेंटेशन करने में खूबसूरत हमारी डिश खूबसूरत लगे। मैंने वाइट डिश का भी इंतखाब इसीलिए किया है क्योंकि पिंक जामे शीरी, कशी जामे शीरी का भी कलर है, तो जब वाइट में आएगा तो ख्याल में खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। और इस तरीके से जो है हम थोड़ी सी और एक आध हम उसके ऊपर जो है वैसे कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम ले लेते हैं अपनी डिश, और डिश के अंदर हम पोर करते हैं अपना जो डिश हमारा योगर्ट है कशी जामे शीरी का, वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अब थोड़े से जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्लाइसेस इसके। अच्छा, इसको हम सहर में भी और इफ्तार में दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छा, जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं सुबह और हल्का फुल्का कोई रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर जो है वो पोरेज भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। सीड्स भी आपने एक आजकल देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल ये योगर्ट चल रहा है कि आपने एक साइड पे सारे फ्रूट्स रखे चिया सीड्स होते हैं, बनानास होते हैं, एप्पल्स होते हैं। एग्जैक्टली। एक तो वो खूबसूरती पे इजाफा करते हैं और दूसरा ये कि हेल्दी भी होते हैं। बिल्कुल। तो उस तरीके से आप लाइक बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस तरह कर लेंगे हम, और थोड़ी सी एक साइड के ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी जेली ताकि जो है अच्छा सा जो है एक हमारे जो जामे शीरी, कशी जामे शीरी की स्ट्रॉबेरी योगर्ट जो है तैयार हो गई है। हाँ जी। और थोड़ा सा ऊपर कलर ब्रेक करने के लिए शो स्टॉपर हम हमारा शो स्टॉपर है कशी जामे शीरी डालेंगे बस।
और एक आध जो है स्ट्रॉबेरी फुल हम इसके अंदर सेंटर में जो है वो रख देंगे, ताकि तो हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी डिश तैयार है। बिल्कुल। और करशी जामे शीरी, हाँ जी, जो कि नाम है भरोसे का, और एक मज़ेदार डिश तैयार हो चुकी है, तो उसको हम बिल्कुल रखेंगे अपने उसके साथ आप रख दें सेब्रोसो मलाई के कोफ्ते के साथ। अच्छा जी, कोफ्तों के साथ। आज की जो हमारी दोनों रेसिपी थी, हमारे सेब्रोसो के बेसिकली आज हमने मलाई कोफ्ता रेडी किया था, और करशी जामे शीरी का आज हमने स्ट्रॉबेरी योगर्ट रेडी किया था। तो आज की दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हो गई हैं, और यकीनन देखने वालों को पसंद आएगी और वो अपने घरों में ट्राई जी, करेंगे। और बिल्कुल। बिल्कुल ये दोनों डिशेस आपके इफ्तार और आपके सहर के जो दस्तरखान है ना, उनको खूबसूरत बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे। मुझे जन्नत जमशेद और अनम शेख को दीजिए इजाज़त, कल भी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सदाए रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को मुअत्तल करने के फैसले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी दुनिया की मईशतों पर 10% टैरिफ लगा दिया, और इस एक फैसले ने आलमी मंडियों में कोहराम मचा दिया। सिर्फ मईशत ही नहीं, उर्दन के एयरबेस पर 60 जंगी तैयारों का जमा हो जाना और बरतानवी मीडिया के ये दावे कि ट्रंप अब ईरान में तख्ता उलटने की तैयारी कर रहे हैं, सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना रहे हैं। ट्रंप का इशारा ईरान में रिजीम चेंज और क़यादत को निशाना बनाने का है। क्या खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? इसी पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको सदाए रमज़ान में। सर, पहले ज़रा बात कर लें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन ईरान पर हमले की। तो बज़ाहिर ईरान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। आपको लगता है कि अमरीका फुल स्केल पर ईरान के हमले में संजीदा है? हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि वार जो आप समझ लें कि जो थ्रेट जो लूम कर रहा था वहाँ पे, इट इज़ द वार इज इमिनेंट जिस तरीके से है, और जिस तरीके से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जिस तरह उनको ब्रीफिंग दी गई थी कि आज सचेट के देखो वी आर अमेरिकन जो फोर्सेस है वहाँ पे दे आर रेडी कि वहाँ पे स्ट्राइक्स करने के लिए। लेकिन जिस तरह आप देखें कि डिप्लॉयमेंट, जिस तरह हेवी डिप्लॉयमेंट हुई, अगर आप ईरान का नक्शा देखें तो ईरान अगर आप देखें नॉर्थ की साइड में और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ पे जहाज़ों की लैंडिंग हुई है। स्पेशली MC-130 जहाज़ हैं, जो हरकुलिस जहाज़ है, जो स्पेशल ऑपरेशन में ट्रुप्स को ड्रॉप करते हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मेडिटेरियन सी में देखें कि आपका जो USS जेरल्ड फोर्ड वहाँ पे पहुँच चुका है, और इसके अलावा वहाँ पे डिस्ट्रॉयर वहाँ पे मौजूद है। रेड सी के अंदर डिस्ट्रॉयर्स आ गए हैं। पर्शियन गल्फ के अंदर इनकी प्रेजेंस है। गल्फ ओमान के सामने USS इब्राहिम लिंकन वहाँ पे है। सो लेयर डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम इन प्लेस हो चुका है। सो जहाज जो उनके आप समझ लेते तमाम चीज़ें इन प्लेस है। सो लाइकली है। और उन्होंने जो कमांडर से ऑन ग्राउंड उन्होंने ये कहा है कि 800 सॉर्टीज ए डे वो जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज मैसिव। तो उस हिसाब से देखें। लेकिन अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि देखें कि जो एक मिलिट्री थिंकर थे क्लाउज़विट्ज़, उन्होंने कहा था कि जो जंग होती है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब फेल हो जाते हैं, जब आप डिप्लोमेसी फेल होती है, तो आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आप डिफाइन करते हैं। तो इस सूरत हाल में हम समझते हैं कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमेरिका का ऑल्दो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा था कि कॉलिन पावेल की जो डॉक्ट्रिन है हमें वो सोचनी चाहिए, क्योंकि उनके बकौल ये था कि जो वियतनाम की जंग के बाद उन्होंने कहा था कि दिस शुड बी कंसेंसस के बाद कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी होने चाहिए। अभी तो देखें बात हो रही है कि रजीम चेंज करना है। आप मिसाइल न्यूक्लियर साइट्स पे जा रहे हैं, मिसाइल साइट्स पे जाएंगे, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है उसको टारगेट करें। तो इस तरह के एक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो देखें कि जिस तरह प्रिपरेशन से थिंग्स इन प्लेस, तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ऑल्दो ट्रम्प ने 10 दिन का कहा है, लेकिन हो सकता है उससे पहले भी कुछ हो जाए। मसूद साहब, हम देख रहे हैं एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान पर हमले की धमकियां हैं। क्या अमेरिका एक मुआशी और सियासी बहरान की तरफ बढ़ रहा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर से आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, देखें कि नहीं, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बहुत सीरियस सेटबैक है फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप।
और स्पेशली उनकी क्रेडिबिलिटी पे अभी सवाल उठने शुरू हुए हैं। देखें कि जिस तरह अब उन्होंने टैरिफ लगाया था, तो दे कलेक्टेड $175 बिलियन जो पैसे उन्होंने जमा किए थे। अब ये वो जो जितने डिसीजन हुए थे वो नल एंड वाइट हो गए हैं, ट्रेड एग्रीमेंट जीरो हो गए हैं, तो ये भी उनको वापस करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन है इसके, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके फैसलों पे अब सवाल उठेंगे, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस पर यह चीज आगे उठेगी। और इसके साथ साथ अगर कोई फैसला आता है इमिग्रेशन के ऊपर भी, तो वो भी अगर ट्रम्प के खिलाफ किया तो उनके लिए मुश्किलात होगा। और जिस तरह उन्होंने प्रोमिस किए थे, देखे अपने अमेरिकन अवाम के साथ की जो गाड़ियां बाहर जो बनती थी, तो ये सेट कि हम यहाँ पर प्लांट्स लगाएंगे, यहाँ बनाएंगे, तो अब वो भी नहीं हो सकेंगे। सो मुश्किलात है। फिर अभी इन्होंने एक रिएक्शन के तौर पे 10% टैरिफ कर दिया है, तो जनरली सबके लिए है। तो मेरे ख्याल में जनरली देखा जाए तो मुश्किलात है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। जो डिसीजन अभी इसमें देखे ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने पावरफुल है कि वो कांग्रेस के डिसीजन को भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जी। सुप्रीम कोर्ट इस ओवरऑल देखा जाए तो वो सुपरियॉरिटी है उसकी, उसका डिसीजन को आपको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें फैसला जो हुआ है 6-3 के साथ आया है, तो मेरे ख्याल में अगेन सेटबैक फॉर ट्रम्प। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ईरान के खिलाफ हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक के साथ साथ बरतानिया ने भी हमले की मुखालिफत की है और इस तरह के किसी भी इरादे की। इसके बावजूद उर्दन में 60 से ज़्यादा अगर हम देखें अटैक क्राफ्ट्स हैं और ईरान के गिर्द बहरी बेड़ों की मौजूदगी है। ये महज ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए है या फिर कुछ ऐसे तैयारे भी हैं जो कि फ़ज़ा के अंदर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ तभी उड़ाए जाते हैं जब इन्हें इस्तेमाल करना? यहाँ देखें कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि आपके प्रेशर टैक्टिक्स भी है और दूसरे से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी है कि आप उसमें प्रेशर रखें और अपने डिक्टेशन पे आप उसको डिक्टेट करा के एक आप उसमें एग्रीमेंट कर ले, दैट इज वन थिंग। लेकिन जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट मैंने कहा हो चुकी है, यू हैव स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर। देखें कि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेली 10 मिलियन डॉलर्स का खर्चा है, अब 2 आ गए हैं, बाकी चीजें इन प्लेस हो चुकी हैं। और फिर जिस तरह आपने जॉर्डन की बात की है, तो वो फाइटर बेस ही फाइटर जहाजों का है, वहां से हो सकता है। बाकी सारी जो देखें कि जो खित्ते में जितने बेसिस थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और इजरायली चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि दे ऑर्गेनाइज लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और फिर तो उस हिसाब से तो इनके बहुत पावरफुल पोजीशन में है। लेकिन मेरे ख्याल में देखें कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब लोग ये समझते हैं कि जिस तरह आपने बात की है कि जब इराक पे हमला हुआ तो देयर वाज ए कंसेंसस, नेटो भी ऑन बोर्ड थी, यूरोपियन यूनियन भी ऑन बोर्ड थी, यूनाइटेड नेशन भी ऑन बोर्ड थी, और लास्ट जब फैसला हुआ तो यूरोपियन ममालिक साथ खड़े थे जब ये बुश ने फैसला लिया। लेकिन इन दिस केस में जिस तरह आपने बात की है, देखे कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम। देखो गार्शिया देखे जहां से इन्होंने इसको यूज करना था, उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया अमेरिकन को कि आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो दैट इज ए जॉइंट बेस है अमेरिकन और यूनाइटेड किंगडम का, अब उसमें भी ले दे उनके आपस में शुरू हुई है। तो एक अमेरिका आइसोलेशन में है इस दफा, तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, यूरोप वाले नहीं खड़े हैं, नेटो, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रेशराइज नेटो को कहा अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, ग्रीनलैंड पे उन्होंने बात की, उन्होंने फिर मेक्सिको बात की, पनामा में बात की, कनाडा पे बात की, फिर उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को कहा आपने आपके ट्रूप्स फ्रंट पर लड़े नहीं हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से उनके लिए ब्रिगेडियर साहब, आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। आपको लगता है अमेरिका को ईरान में मुतबादिल क़यादत के इशारे मिल गए हैं? लाइकली है। देखें कि दिस वन ऑफ दी जो मैं डिस्पाइट के या न्यूक्लियर के पीछे जाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे जाएंगे, दे विल गो आफ्टर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के पीछे जाएंगे, स्पेशली जो उनके टारगेट ऑलरेडी बनी होगी तो उसको वो स्ट्राइक करेंगे। और फिर हो सकता है देखें जब इस तरह के वाकयात जब होंगे तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो हो सकता है दरमियान से कोई ऐसा हो सकता अंडरस्टैंडिंग हुई हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसा कुछ होता है या रहबर को कुछ हो जाता है, जो नई लीडरशिप आएगी, इवन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स से आएगी, वो ज्यादा सख्त हार्ड लाइनर होगी एंड दे विल परस्यू न्यूक्लियर बॉम्ब। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, 10% ग्लोबल टैरिफ की अगर हम बात करें तो उससे चीन, यूरोप और पाकिस्तान जैसे ममालिक की जो बरामदात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, और टैरिफ की ये पॉलिसी आलमी मौशी निज़ाम को कितना मुतासर करती नजर आ रही है? लेकिन उससे तो बेहतर हो जाएगा। लोगों को अभी सेटबैक इस तरह चाइना के पीछे उन्होंने जिस तरह ट्रम्प ने बात की थी कि बहुत ज्यादा 100% ऊपर से चले गए थे या दूसरे ममालिक थे, तो अभी उससे इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर बढ़ गई थी।
तो इससे तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ममालिक तो ये एक किस्म की वो इट हैज बीन वेल रिसीव्ड अक्रॉस द ग्लोब। बाकी तमाम ममालिक ने सेटबैक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए हुआ है, तो इवन डेमोक्रेट्स थे वो इसके खिलाफ थे। और तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे हैं कि बाकियों के लिए रिलीफ है, लेकिन ट्रम्प के लिए जो ट्रम्प ने कोशिश की थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जिस तरीके से उन्होंने पैसे जमा किए थे वो उनके हाथ से निकल गए। अच्छा मसूद साहब, ईरानी क़यादत के बयानात भी आपके सामने हैं। वो जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। मुफाहमत या मज़ाहमत, ईरान क्या रूट लेता दिखाई दे रहा है आपको? देखें जी, पहले तो चांसेस ये है कि जब अगर वाकयात ऐसे होते हैं, अमेरिकन स्ट्राइक्स आती हैं, तो ये इनके प्रिपरेशन तो अपने ऑलरेडी ये कर चुके हैं। सो दे विल वेट एंड सी कि किस तरह अनफोल्ड होती है। इसके बाद ये इनका रिस्पांस जाएगा ईरान का, और उसमें देखें कि वो जाएंगे बैराज ऑफ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर होंगे। तमाम वो बेसिस हैं जो पर्शियन गल्फ में या उसमें मौजूद हैं, और इंक्लूडिंग इजराइल में तल अवीव को निशाना बनाएंगे, हैफा को निशाना बनाएंगे, और तमाम बेसिस हैं जो अभी जॉर्डन में चाहे वो सऊदी अरब में है या कतर में है, ओमान में है, सीरिया में है, उनको टारगेट करेंगे। और द सेम टाइम प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेंगे। तो आप देखेंगे हौतीस रेड सी में कुछ कार्रवाई डालेंगे, और इसी तरह के हिजबुल्लाह भी एक्टिवेट हो जाएगा। और लेकिन इराक के अंदर भी बहुत सारे मलेशिया है, वो कतीफ हिजबुल्लाह है, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो वहां से रिएक्ट। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी जहां मिडिल ईस्ट में देखेंगे आप हमले होंगे, तो उससे बहुत सारी दैट्स वाई खतरा है कि वाइडर कॉन्फ्लिक्ट पे जाएंगे तो नुकसान और कैजुअल्टीज के बहुत अंदेशा है। मसूद साहब, अगर हम ओवरऑल सूरत हाल को देखें तो सदर ट्रम्प ने जो वेनेजुएला के अंदर एक्शन किया, ग्रीनलैंड से मुतालिक बयानात दिए, नेटो के दिए, यूरोप के खिलाफ बातें की हैं, और उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर जो पहले इमिग्रेशन का मसला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी वो डेमोक्रेट्स का आलाकार करार दे रहे हैं। हालांकि बातें हो रही हैं कि ये 3 साल के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो रुक नहीं रहे। ईरान पर भी हमले के लिए वो तैयार हैं और भी बड़े जारहाना इकदाम उठा रहे हैं। इतने उनके पूरे एतमाद होने के पीछे आप क्या वजह समझते हैं? अभी देखें, मेरे ख्याल में बेसिक चीज क्या है कि अब दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि ट्रम्प के पीछे जो इसको जोश दिला रहे हैं, जो इसको यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली इजराइल हैं। अगर वो, क्योंकि इजराइल भी इसे समझता है, अगर ट्रम्प अगर ये कंक्लूड करता है न्यूक्लियर डील विद ईरान, तो वो तो समझाता है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल पे तो आपने फैसला नहीं किया, वो तो हमारे लिए तबाही मच जाएगी। तो दैट्स वाई नेतन्याहू का यही मानना है, दैट्स वाई कि वो कहते हैं कि ये जाएं, न्यूक्लियर साइट्स को भी तबाह करें और एट सेम टाइम बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी ये उसको एलिमिनेट करें। तो अल्टीमेट प्रेशर जो है, जो मानना है ज्यूइश लॉबी है, इजराइल का है, और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जिस वजह से ट्रम्प भी मजबूर है। अच्छा मसूद साहब, अगर ईरान पर हमला होता है तो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग होगी? देखें, जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज ने तो ऑलरेडी अपना आप को साइड पे कर लिया है, बट एट द सेम टाइम देखें कि अगर उनके फैसिलिटीज ईरान ने तो वाज़े किया है, अगर उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल होती है या उनके बेसिस इस्तेमाल होते हैं फॉर फैसिलिटेशन किसी, तो हम स्ट्राइक्स करेंगे। सो लाइकली है ईरान करेगा इसमें। तो उस चक्कर में फिर जो होगा, अगर उनके किसी और साइट पे या कोई उनके बिल्डिंग्स पे हिट होता है, तो आप देखें वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो बड़े क्लैरिटी के साथ हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान है कि इसमें दरमियान में डिप्लोमेसी को मौका चाहते हैं कि मिले और ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। बट एट द सेम टाइम यकीनन अगर ईरान में कोई देखें, ईरान में कुछ नुकसान होता है या उनकी फ्रेगमेंटेशन होती है, इसके इम्पैक्ट यकीनन हमारे बॉर्डर के ऊपर आएंगे। 909 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, और वो स्पेशली वहाँ पर अब इसराइल भी देखें कि अब ट्राइका एक्टिव है। इट इज इंडिया, अफगानिस्तान एंड इसराइल, ये तीनों मिले हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए मुश्किलात हो सकते हैं। देयरफॉर हमें वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट, और हमें बॉर्डर जो है उसको उस पर नजर रखनी होगी। सही, हमें नजर रखनी होगी और तैयार रहना होगा। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। और अगर ईरान को नुकसान है तो इसके असरात पाकिस्तान पर भी आते हैं, और ओवरऑल अगर हम सारी सूरत हाल देखें, इस तरह के माहौल रहा, कशीदी का माहौल रहा, तो पूरे खित्ते के अमन के लिए मसला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं और 10% टैक्स मईशतों पर लग गया है, तो डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ समझ नहीं आता, कुछ और फैसला करते पीछे जो है वो नज़र यही आता है कि ज्यूइश लॉबी जो है वो अपने मकासद हासिल करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रम्प से ये सारे
फैसले भी करवा रही हैं और यूनी के अज़ाइम है कि ईरान को जनाब किसी तरह से बेबस कर दिया जाए कि ना तो वो एटमी कुव्वत बन सके और साथ ही साथ जो उनके मिसाइल्स हैं, जो उनकी जौहरी ताकत है, उसको वो सरेंडर भी कर ले। और इसके लिए ये सारी कोशिशें जारी हैं, इसलिए ईरान पर जो दबाव है वो बढ़ाया जा रहा है। बातचीत के बावजूद जो है वो अमरीकी बहरी बेड़े जो कि तैयारा बरदार हैं वो जनाब ईरान के करीब तर होते चले जा रहे हैं। और दूसरे ममालिक में भी जो अमेरिका है उसने अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पर कर दिया। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। जी, सदाए रमज़ान में फ़िलहाल वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के दौर में हमारा मोबाइल फ़ोन एक तिजोरी की तरह ही है और लेकिन हम देखते हैं कि ख़तरनाक पहलू ये है कि ये तिजोरी अब बिल्कुल गैर महफूज है। NCCIA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 1,57,464 शिकायत जो हैं वो मौसूल हुई हैं। और रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी शहरियों का डेटा गलत इस्तेमाल करने और उसे पब्लिक करने में 35 वेबसाइट्स बराह रास्त मुलव्वस हैं। NCCIA ने ऐसे 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी निशानदेही की है जो इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस पाए गए हैं। और इसे डिजिटल दहशतगर्दी भी कहा जा सकता है। हैकर्स अब सिर्फ आपका मोबाइल या व्हाट्सएप हैक नहीं करते बल्कि आपकी शनाख्त, आपकी तस्वीर और आपके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर लेते हैं। और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक गिरफ्तारी ही जो है हम देखते हैं मुमकिन हो सकी है। अलमिया ये कि लोग नावाकिफ हैं और ख़ुद ही हैकर्स को रास्ता देते हैं। बचा कैसे जा सकता है हैकर से? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमजा रब्बानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हमजा, खुशामदीद के रमज़ान में। बताइएगा कि NCCIA की रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, सबको फ़िक्र लाहक हो गई है जिसने भी इसे पढ़ा है या सुना है। लाखों शिकायत हैं, हैकिंग के केसेस आखिर दिन ब दिन बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। हैकिंग के केसेस इस वजह से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जितना जितना हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ्स को डिजिटल करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारा डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और नेचुरली उस डिपेंडेंसी के साथ साथ हम लोग ये सीख नहीं रहे कि इसको सिक्योर कैसे करना है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो हैकर्स हैं या जो ये करप्ट माफिया कह लें, ये इस चीज़ को अब्यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप जैसी चीज़ों को हैक करके फिर अपने लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं। अच्छा हमजा, हम आमतौर पर यही सुनते आए हैं कि जी व्हाट्सएप की सिक्योरिटी तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और इसके बावजूद हज़ारों हैकिंग के जो वाक़यात हैं वो रुनुमा हो जाते हैं। किस बुनियादी गलती की वजह से ये सब हो रहा है? ज़्यादातर इन हैकिंग्स के पीछे जो कल्प्रिट हैं वो हम खुद एज यूज़र हैं, क्योंकि वन वे और अनदर हम लोग ही अपने OTPs हैकर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हैकर्स हमें फ़ोन करके कोई भी कहानी सुनाते हैं, जैसे कि जी आपका कोई डिलीवरी पार्सल आया है, उसका OTP चाहिए, या आपके कोई वेरिफिकेशन होनी है उसके हवाले से कोई OTP आया है, और वो आपको वो कॉन्टेक्स्ट, वो कहानी दे के आपसे वो OTP निकलवा लेते हैं जो एक्चुअली व्हाट्सएप का OTP होता है, और उस OTP को इस्तेमाल करते हुए वो लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा हमजा, रिपोर्ट के मुताबिक लाखों शिकायत में से सिर्फ एक गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी है। क्या हमारे इदारों के पास जदीद हैकर्स को पकड़ने की टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर कानूनी तौर पर कुछ मुश्किलात हैं? मसला है कहाँ पर? डिजिटल डोमेन के अंदर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक मुश्किल काम है। हमारे इदारे आई एम श्योर के काफ़ी हद तक इन चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहे होंगे, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि व्हाट्सएप या मेटा के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमें कई सारी इंफॉर्मेशन जो हैकर्स तक एक्चुअली पहुंचाएंगी वो इन्फॉर्मेशन हमें मेटा ने प्रोवाइड करनी है। थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से इदारों को इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। अच्छा हमजा, हम ये कितनी बड़ी गलती करते हैं कि जितने भी हमारे मोबाइल के में ऐप्स होते हैं वो हम यूज़ करें तो वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे अब तो नए नए फीचर्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, एक स्टोरी लगाएं तो वो सब जगह लग जाएगी, तो ये कितना लिंक्ड होता है और कितना ख़तरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल, ये चीज़ तो काफ़ी ख़तरनाक है। इसको 1 पॉइंट फेलियर कहते हैं टेक्निकल ज़ुबान के अंदर। 1 पॉइंट फेलियर जो है वो हमारे किसी भी शेप एंड फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि हमारे एक मोबाइल एंड्रॉयड की अगर बात करें तो उस पर जो हमने गूगल का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है उससे हमारी
बैंकिंग एप्लीकेशंस भी लिंक्ड हैं, हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी लिंक्ड हैं, और खुदा ना खास्ता वो एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो तो हमारी पूरी सोशल लाइफ, डिजिटल सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और उस कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में हैकर्स आमतौर पे आपके जानने वालों, आपके दोस्त अहबाब को मैसेज करते हैं आपके नाम से और उनसे फाइनेंशियल्स डिमांड करते हैं। जैसे कि रिसेंट एक वाक़े के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ किया और तमाम कॉन्टेक्ट्स को मैसेज किया कि मुझे 2 लाख रुपए की शदीद ज़रूरत है, मुझे इस अकाउंट नंबर पे फ़ौरन भिजवा दे, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा। और कोई 1, 2, 3 आपके आमतौर पे हर बंदे की कॉन्टैक्ट लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, हज़ारों में होती है, तो उनमें से कोई एक बंदा भी अगर कर देता है तो हैकर की जो जितने भी एफर्ट है उसका तो उसको वसूली मिल गई। हो गया। बिल्कुल। अच्छा हमजा, एक सारिफ को कैसे पता चल सकता है कि उसका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं हुआ है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बगैर क्या अकाउंट गैर महफूज हो जाता है? देखिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप तो नेचुरली पासवर्ड है और सेकंड स्टेप ओटीपी है, या वो चीज़ जो कि आपसे वो फ़ोन करके डिमांड कर रहा होता है, नॉर्मली वो होती है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के केस के अंदर हैकिंग मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप खुद से ही अपना ओटीपी उनको बता देंगे तो नेचुरली हैकर्स के लिए वो एक्सेस करना आसान हो जाएगा। जहाँ तक बात रही कि आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता इस तरह से चलेगा कि एक व्हाट्सएप आपका, अगर तो हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो क्लोन कर रहे हैं, तो आपका व्हाट्सएप आपके फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा और दूसरे के फ़ोन में लॉग इन हो जाएगा। तो नेचुरली वो आपको कंफर्म हो की बात कि आपका व्हाट्सएप यहाँ से लॉग आउट हो गया, इसका मतलब है कहीं और लॉग इन है। व्हाट्सएप वेब के केस के अंदर आपके मोबाइल के अंदर ऑप्शन आ रही होती है, आप टॉप राइट साइड पे 3 डॉट्स हैं, उनको क्लिक करें, लिंक डिवाइसेस को चेक करते रहा करें। अगर वो व्हाट्सएप किसी ने वेब आपका लॉगिन करवा लिया है तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल या एक डिवाइस नज़र आ रही होगी, मोस्ट प्रॉब्ली वेब ब्राउज़र की सूरत के अंदर गूगल क्रोम का लोगो होगा या फायरफॉक्स का लोगो होगा। वहाँ से आपको नज़र आएगा कि आपकी डिवाइस कहीं और भी लॉग्ड इन है, तो और लास्ट कब एक्सेस हुई उसका टाइम एंड डेट भी मेंशन होता है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप किस तरह से किसी और ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं। ठीक है। अच्छा हमजा, NCCIA के मुताबिक 35 वेबसाइट्स पाकिस्तानियों का डेटा सरेआम बेच रही हैं। अब सवाल तो ये है कि ऐसी वेबसाइट्स तक डेटा पहुंचता कैसे है? ये तो बेहतर आप ही निशानदेही कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो शहरियों का डेटा फरोख्त कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर लॉज होने के बावजूद, डेटा प्राइवेसी लॉज होने के बावजूद उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है, और उसकी ना होने की नुकसान ये है कि शहरियों का काफ़ी पर्सनल सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है, और उस डेटा के अंदर काफ़ी सारे ऐसा डेटा भी देखने में आया है जो मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर्स का डेटा होता है, यानी कि आपका एक सिम किस CNIC पे रजिस्टर्ड है, उसके अगेंस्ट कौन से एड्रेस है और इस तरह की सारी डिटेल्स, और CNIC के अगेंस्ट आप कितने सिम मोबाइल फ़ोन्स रजिस्टर्ड हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो आमतौर पे ये जो वेबसाइट्स जिनकी निशानदेही हो रही है ये ज़्यादातर इस तरह के डेटा को अपने पास स्टोर करके लोगों को पैसों के एवज या फ्री ऑफ कॉस्ट भी समटाइम्स प्रोवाइड कर रही होती हैं कि वो एक सिंपल सर्च की दूरी पे आप अगले बंदे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अच्छा हम साहब, ये हैकिंग पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन हमें सरेदस्त ये भी बता दें कि फायरवॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि फायरवॉल को हटा दिया गया है और 5G जो है 5G स्पेक्ट्रम उसकी भी नीलामी जो है वो करीब है। इन दोनों के हवाले से भी आपका कमेंट चाहेंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। जितना ज़्यादा हमारे पास बैंडविड्थ होगी उतनी अच्छी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकेंगे, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली। तो उससे बिजनेसेस और उनकी कम्युनिकेशन और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। जहाँ तक बात है फायरवॉल और नेशनल लेवल फायरवॉल की, उसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो आई वोंट कमेंट अबाउट दैट। सही। अच्छा, फायरवॉल के हवाले से तो आपके पास नॉलेज नहीं है, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि हैकिंग के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाए तो पहला एक्शन क्या होना चाहिए ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो सके? व्हाट्सएप हैक होने के ऊपर सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो मेटा की तरफ से ही है कि खुदा ना खास्ता आपका व्हाट्सएप किसी और फ़ोन में लॉगिन हो जाए तो आप फ़ौरन से अपने फ़ोन में उसको दोबारा कई दफ़ा लॉगिन नहीं कर पाते। कई केसेस में हो जाता है। लॉगिन का नॉर्मल प्रोसेस ये है, अगर खुदा ना खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उसके बाद बता रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन के अंदर दोबारा से व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाके अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, आपको OTP आएगा, वो एंटर कर लें और आपके पास मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप लॉगिन हो जाना चाहिए।
Right. लेकिन अक्सर हैकिंग के केसेस में ये व्हाट्सएप का जो ओटीपी है ये नहीं आता, और ये इसके ना आने की ड्यूरेशन 8 से 10 घंटे की होती है। अच्छा। आपने 8 से 10 घंटे वेट करना है। इसका मतलब ये है कि 8 से 10 घंटे के लिए आपका व्हाट्सएप किसी और के इस्तेमाल में है। तो आपके लिए सबसे जो कन्वीनियंट और एक्शनेबल आइटम है वो ये कि आप अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को खुद से फ़ोन करके इन्फॉर्म करना शुरू कर दें कि आपका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, खुदा ना खास्ता कोई पैसे मांगे तो उसको ये मत प्रोवाइड किएगा, पैसे ना दिएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी और बहुत सारी चीज़ों की तरह यहाँ पर भी एहतियात जो है वो आपके ज़िम्मे ही है और आप पर लाजिम होती है। बहुत शुक्रिया, हमजा रबानी हमारे साथ मौजूद थे। तो बता रहे थे कि जनाब जो व्हाट्सएप हैकिंग के वाक़यात हैं, व्हाट्सएप क्लोन होने के वाक़यात हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमें इनसे कैसे बचना है। ये सिर्फ बात व्हाट्सएप तक की नहीं रही, बल्कि फ़ौरन आपकी जो बैंकिंग एप्स है वहाँ तक भी रसाई हासिल की जाती है और आपकी जमा पूंजी भी निकाल ली जाती है। जमा पूंजी भी निकाल ली जाती है और ये जो लालच दी जाती है, अक्सर हम वेबसाइट्स ऐसी भी देखते हैं कि आप यहाँ क्लिक करें इतना कमाएंगे, ये सब इन सब फ्रॉड में मत पड़ें, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे और जमा पूंजी गवा बैठेंगे। जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग ही चलें और अपना OTP आपने किसी को नहीं देना। महफूज रहें, अपने मोबाइल को महफूज रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी रहे। अभी ट्रांसमिशन में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जहां हमें इबादत, रूहानी सुकून और इस्लामी सकाफ़त के खूबसूरत रंगों से रोशनास कराता है, वहीं इस्लामी तहजीब व फ़नून की कदीम रिवायात को भी उजागर करता है। जी हाँ, और हम बात करें इस्लामी फ़न ख़ताती की, जो इस्लामी तारीख़, रूहानियत और जमालियात की एक शानदार अलामत है। और हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ हमें एक ऐसे इस्लामी ख़तात से मिलवा रही हैं जो अपने फ़न से ना सिर्फ माजी की रिवायतों को ज़िंदा रखे हुए बल्कि उनकी कलम की जुम्बिश से अल्फाज ज़िंदा महसूस होते हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हम आपको मिलवाने वाले हैं आज एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे खूबसूरत ख़त्तात से जो कि इस्लामिक ख़िताती करते हैं और फॉर्म शीट पर कच्ची पेंसिल से खूबसूरत अंदाज से लिखते हैं और फिर उन्हें फ़्रेम की शक्ल देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और कुरानी आयात को मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज से लिखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना खूबसूरत आइडिया कहाँ से आया? मैं बेरोज़गार था, तो वो मैं अपने मुर्शिद को अर्ज़ की, हज़रत साहब मेरे पास कोई हुनर नहीं है, बड़े काम किए, कुछ चलता भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि तुम फ्रेम बनाया करो। ज़बरदस्त। मैंने कहा हज़रत साहब मुझे बनाने नहीं आते। फरमाया जाओ फ्रेम बनाओ और ख़ताती करो, तुम्हारी ख़ताती दुनिया देखने आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब दुनिया देखने आती है। सर आप किस उम्र में थे कि जब आप ख़िताती बनाई और फिर फ़ौरन से लोगों ने ख़रीदना स्टार्ट कर दिया आपके फ्रेम्स को? ये तकरीबन 2002 में मैंने ये शुरू किया था। ठीक है। और पहले मैंने बनाया, वो अपने मुर्शिद का नाम ही लिखा था, फिर मोहर नबूवत बनाई, फिर इस तरह वो चलते चलते वो 2010 में मेरी एग्जीबिशन लगी अल हमरा में। ओके। तो वहाँ से मैं कुछ फेमस हुआ। ज़बरदस्त। तो इतना मेहनत का काम है, एक फ्रेम कितने दिनों में बना लेते हैं आप? ये जो मोहर नबूवत है ना, छोटा सा है, अल्लाह मोहम्मद रसूल, बस ये मेरा कम से कम 5 दिन लगते हैं इसको बनाने में। ठीक है। फुट बाई फुट की है। ठीक है। और 5 दिन में तैयार हुई है और मेरे उसको पैसे भी लगे हैं, लेकिन मैं फिर भी 2000 के दे देता हूँ। ठीक है, 2000। हाँ, वो सस्ती होती है, लेकिन कम से कम सबसे सस्ती मेरे यही है। ओके। बाकी आपकी चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। वो तो और भी महंगी है। मैंने 5 लाख तक फ्रेम बनाया हुआ है। ओके। वो सूरह रहमान लिखी थी, लेकिन अभी मैं नहीं लिखूँगा 5 लाख में, वो तो पहले लिखी थी। ठीक है। अब आप कितने की लिखेंगे अगर हमें कोई लोग देख रहे हैं और वो कहें कि हमें लिखिए? हाँ, सूरह रहमान वो तो 8 फुट का फ्रेम था। ठीक है। अगर मैं अब लिखूँ तो मेरे ख्याल से 15 लाख लगेगा अभी। ठीक है। क्योंकि उसमें मेहनत भी बहुत है और पैसे भी लगने हैं। वो फ्रेम भी अब तो इतने महंगे हैं, पहले फ्रेम भी बहुत सस्ते थे। ओके। और अभी हमने देखा कि फन पारे चमकते हैं, जब इनको हम लाइट ऑफ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब चमक रहे थे। तो कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं? ये रेडियम है। ठीक है। रेडियम वो रात को नज़र आता है। आपको कितनी देर लगी थी सारी राइटिंग सीखते हुए? वो मैं पहले सिर्फ ख़ते सुल्स में ही लिखता था। ठीक है। तो 2010 में जब मेरी एग्जीबिशन लगी तो वहाँ मुझे ज़हन मिला कि आप और ख़तों में भी लिखें, तो 2010 के बाद फिर मैंने सारे ख़तों में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है सर। अगर हम छोटी सी एक अमाउंट की बात करें तो आप मंथली कितना कमा लेते हैं? ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी गाहक आया था, मेरा एक फ्रेम 2000 रुपये का भी है और 50-50 हज़ार के फ्रेम भी हैं। अगर बड़े फ्रेम निकल जाए तो वो ज़्यादा पैसे हो जाते, ना निकले तो छोटे।
तो आपको ऑर्डर्स आते हैं कोई अगर मस्जिद बनती है तो वहाँ पर लगाने के लिए कुछ सीनरीज, कुछ फ्रेम और इस तरह? नहीं, अभी तक कोई ऑर्डर तो नहीं आया मस्जिद में। ठीक है। बल्कि मैंने एक जगह ऑफ़र की थी कि मैं आपकी मस्जिद तैयार करता हूँ। ओके। लेकिन उनको ये समझ नहीं करते कि, हालांकि मैंने कहा था मैं फ्री बनाऊंगा। ओके। आप मुझे मटेरियल के पैसे दे दें, आप मटेरियल लाएं, बनाऊंगा मैं फ्री, क्योंकि अल्लाह का घर है। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे नहीं बनवाई, क्योंकि ये नायाब खताती बताया ना, नायाब लोग हैं इसके बनाने वाले भी, लेने वाले भी। सर कभी आपको अवार्ड मिला हो गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इतनी मुनफरिद इस्लामिक खताती को ज़िंदा रखे हुए हैं? अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन अल-हमरा में मुझे ये, जब ये मैंने आयतुल कुर्सी लिखी थी ख़त कूफ़ी में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पहली बार किसी ने लिखी कूफ़ी में। ठीक है। तो वैसे मीडिया वालों ने और लोगों ने मुझे ये कहा हुआ कि ये खताती कहीं है नहीं है, और भी बल्कि ये भी कहा हुआ कि अगर दुनिया में 9 अजूबे हैं तो 10वां अजूबा आपकी खताती है। सर आपने अपने बच्चों में किसी को खताती सिखाई और हर रोज़ आप प्रैक्टिस करवाते हो? मेरी बेटी ने मुझसे सीखा है, मेरी छोटी बेटी है, तो उसको शौक़ है, वो उसने सीखा भी है। किस हद तक सीख चुकी हैं वो सारा कुछ वही करती है। ओके, जब मेरे पास माशाल्लाह। ज़्यादा रश हो जाए, यानी ज़्यादा मेरे पास आर्डर आ जाए, तो फिर मैं उससे बनवाता हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जैसी बनाती है। मेरे जैसे नहीं, लेकिन बना लेती है। ठीक है। वो आसान होते हैं ना, छोटे छोटे फ्रेम में, उससे बनवा लेता हूँ। कितनी देर लगी उसे आपको सिखाने में? वो उसने 1 माह में सीख लिया था। ओके। अच्छा, इसके लिए राइटिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है? नहीं, राइटिंग जैसी। जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट रुबीना यूसुफ की हमने देखी। आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको बहुत चैलेंजेस देखने होते हैं रमज़ान में। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं वो खाएं सहरो अफ्तार में, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हाफिज़ हकीम फरहान साहब। फरहान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। हनीफ साहब, ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ जो मुस्तकिल अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन्हें रोज़े से पहले किसी ख़ास टेस्ट या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और क्या उनका मामूल होना चाहिए रमज़ान? शुक्रिया। रमज़ान मुबारक के महीने में जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसे रोज़े रखने चाहिए, रोज़े से नुकसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो उसे मतवातर चेक करवाना चाहिए। अगर वो मुसलसल चेक करवाता रहेगा, उससे उसे पता चलता रहेगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। अब हाई होता क्यों है? अक्सर औक़ात हम या सहरी में गलती कर जाते हैं या अफ्तारी में गलती कर जाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। एक तो जब हम सहरी करें तो ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है उसे पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, सुबह उठते ही पहले पानी पिए, उसके बाद सहरी करे, फिर उसके बाद एंड पे फिर थोड़ा सा पानी पी ले, तो पानी का इस्तेमाल करें। और खाने में अक्सर औक़ात पहले तो सहरी में लोग बहुत कम खाते तो आज खाते थे, लेकिन आजकल ऐसा हो चुका है कि लोग दावतें जो करते हैं ना, आपने सहरी हमारे पास करनी है तो होटलों में करते हैं, वहाँ पे हलीम भी चलती है, पाए चलते हैं, टिक्के कबाब चलते हैं। तो ये वाली जो है सहरी, ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो हरगिज़ भी ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है ऐसी चीज़ें, बल्कि उसे चाहिए जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो सुबह के टाइम पे घर में कुछ चिकन या मुर्गन अग़ज़िया कोई इस्तेमाल ना करे, सब्जियाँ फल ऐसा इस्तेमाल करें। सब्जियाँ बेहतरीन चीज़ है, जिसमें आप घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे हैं, शलजम है, गाजर है, मूली है, हलवा कद्दू है, इस तरह की चीज़ों का अगर इस्तेमाल किया जाए। दलिया जो बड़ी कमाल की चीज़ है, अगर दलिया जो सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए, उसमें बादाम की गिरी और मेवा डाल लिया जाए, तो यकीन करें ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद है। तो इसलिए अच्छा हकीम साहब, किसी ने मेडिसिन खानी हो तो सहरी और अफ्तारी के दौरान किस तरह से मैनेज कर सकता है वो अपनी मेडिसिन को? ब्लड प्रेशर की अक्सर दवाइयाँ खाना खाने से पहले होती हैं, तो खाना खाने से पहले अगर मैं एक नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा कमाल क्या है। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट जो है ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 रोजे भी रखेगा और फिट भी रहेगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। उसमें बड़ी सादा सी चीज़ें हैं। एक तो है अर्जुन की लकड़ी, अर्जुन की छाल, अगर वो रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी लिया जाए या उसका कहवा बना के ठंडा करके इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है। इसके अलावा बड़ा सादा सा नुस्खा है, छोटी चंदन ले लें 50 ग्राम, संदल सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, और उसमें धनिया खुश्क 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, ये चारों चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए और इसका एक कैप्सूल 500 mg का भर लिया जाए। सुबह शाम एक कैप्सूल अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर रहेगा ही नॉर्मल। लेकिन इससे क्योंकि सबब इसका क्या है, सबब इसका ब्लड प्रेशर होता क्यों है हाई, इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि आपका या तो टेंशन परेशानी में है, एंजाइटी में है, या बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मुर्गन अग़ज़िया खा खा के लीवर फैटी हो चुका है, कोलेस्ट्रोल बढ़ चुका है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है। इसकी वजह से
लेकिन यहाँ पे हम गलती ये करते हैं कि अक्सर औकात हम टेस्ट नहीं करवाते। अगर आपका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, आप RFT टेस्ट लाजमी करवाएं, रीनल फंक्शन टेस्ट। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आपका क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ा होगा। अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर आप रोज़ा ना रखें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एहतियात की ज़रूरत है कि वहाँ पे रोज़ा ना रखा जाए, बेहतर है। अगर उसका क्रिएटिनाइन और यूरिया 1.2 से कम है, या लेडीज़ हैं तो 1.1 से कम है, तो बिल्कुल फिट है, उसे रोज़ा रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये वाला टेस्ट ज़रूर करवाएं अगर आपका मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इस हवाले से कोई नुस्खा भी है आपके पास? हाँ, अगर क्रिएटिनाइन और यूरिया ज़्यादा हो तो बड़ा सादा सा नुस्खा है। उसमें अरके मको ले लें, अरके कासनी ले लें और अरके गाउज़बान। हम तो इसका खुद ही निकालते हैं, कशीद करते हैं, लेकिन अच्छा किसी अच्छी कंपनी का ले, अच्छा हुआ। तो इन तीनों को मिला के आधा कप पानी हो जाए और आधा कप ये पी लिया जाए तो कमाल का नुस्खा है। इससे क्रिएटिनाइन और यूरिया नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट के लिए जो कहवा है, बड़ा कमाल का रिजल्ट है। वो कहवा बना के ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कह लें कि वो गुर्दों का मशरूब है। वो क्या करना है, बखड़ा ले लें, वो थोड़ा सा 1 चम्मच ले लें, गुले सुरख ईरानी 3 ग्राम, तुख्मे कासनी 3 ग्राम और इसमें सौंफ 3 ग्राम, इसका कहवा बना के वो इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा कमाल का रिजल्ट है। इससे क्रिएटिनाइन और यूरिया बेहतरीन है। डायलिसिस के पेशेंट के लिए ये सोना है। बिल्कुल, ये एहतियातें जो हैं वो ज़रूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का। और यकीनन रोज़ा जो है वो आपको रखना चाहिए, आपको हेल्दी बनाता है, लेकिन जिन लोगों के भी कोई हेल्थ के मसाइल हैं, बिल्कुल वो अपने टेस्ट भी करवा लें और अपने वालिद से एक बार रुजू भी कर लें। और अगर फिर वो आपको रेकमेंड करते हैं तो फिर आप रोजे छोड़ सकते हैं, जिसकी कज़ा बाद में आप कर सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुस्खा भी बता दिया डॉक्टर हकीम साहब ने, तो ये नुस्खा आप ज़रूर अपनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके अलावा तो इजाज़त ही चाहते हैं अब आपसे, ठीक है ज़हर? हमें जनाब प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे बहुत सारे नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने